ठीक है, आपको मैंने बता दिया था कॉलेजियम सिस्टम प्रेसिडेंट उसको बताता है सीजीआई को, और सीजीआई फिर प्रेसिडेंट को ओपिनियन देता है, और प्रेसिडेंट को जो ओपिनियन है वो सुनना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली था। रिमूव कैसे होता है तो वो भी हम पढ़ चुके थे। तो आ जाइए यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके सामने जस्ट हाई कोर्ट। ठीक है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। और इन्होंने कहा है कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट का। हर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे और ऐसे जजेस होंगे जिसे प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा कोई नहीं है, गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है, दोनों में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट is appointed by the president after consulting CGI and the governor of the state। अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन सीजीआई और गवर्नर ऑफ द स्टेट को कंसल्ट करता है। और इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द सीजीआई ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। देखो सुनो, यदि सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट, तो किसको अपॉइंट किस कैसे, जो जो सीजीआई है, मतलब पुराना सीजीआई है, प्लस गवर्नर। और अदर को किया जाता है तो सीजीआई को, जो सीजीआई बना है उसके साथ में प्लस गवर्नर, इनको भी कंसल्ट कर दिया जाता है। ठीक, सिंपल सा कि भाई कॉलेज मतलब सीजीआई की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट बनाता है, सीजीआई की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट बनाता है, और साथ में लेकिन इधर गवर्नर ऑफ स्टेट का भी क्या होता है, थोड़ा सा वो होता है। अब देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे दो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जैसे दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो सीजीआई है वो किससे कंसल्ट करता है, दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे चार सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहते हैं। ठीक है, इसकी एज ऑफ रिटायरमेंट जैसे 65 होती है तो इसकी 62 होती है, लेकिन कैसे कर सकता है, ये प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है। और सेम टू सेम मैनर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रूव इन ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी के आधार पर रिमूव किया जा सकता है, तो वैसे ही इनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और ट्रांसफर, ठीक है, ये कुछ काम करें क्वालिफिकेशन। तो अपन जब प्रेसिडेंट इसकी क्वालिफिकेशन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 साल वो होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, और 10 साल होना चाहिए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और डिस्टिंग्विश जजेस, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10 साल मतलब वही सेम, हाई कोर्ट मतलब क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और 10 साल जुडिशियल सर्विस में होना चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि हाई कोर्ट का जज, मतलब ऑफकोर्स 10 साल जुडिशियल सर्विस में होना चाहिए, और उसे 10 साल, मैंने आपको बताया था यहाँ 5 और 10 है, और यहाँ पे 10 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे 10 साल एज अ जज, एज अ जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, और 10 साल एज अ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है कि कोई एज वेज की क्वेरी आती है तो प्रेसिडेंट इसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, 218, द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 4 एंड 5 ऑफ आर्टिकल 124। 4 क्या है, रिमूवल है। रिमूवल कौन करता है, रिमूवल करता है प्रेसिडेंट, प्रूवन मिस कैपेसिटी और प्रूवन मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर। और दोनों हाउस में क्या पास होती है, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से इसे रिमूव किया जाता है। तो सेम लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 4 एंड 5 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू हाई कोर्ट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट विद द सब्सटीट्यूशन ऑफ द रेफरेंस टू द वर्ड। मतलब जहां जहां सुप्रीम कोर्ट लिखा है वहां पे वर्ड अपन लिख देंगे हाई कोर्ट। ठीक है, ओथ अफर्मेशन। ओथ अफर्मेशन किसके सामने लेंगे, ये ओथ अफर्मेशन गवर्नर्स दिलाता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट दिलाता है, यहाँ पे गवर्नर दिलाता है। और ये जैसे मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज, एक बार मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो गया है, कुछ भी हो गया, तो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आर्टिकल में, कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब एज अ परमानेंट जज जो हाई कोर्ट बन चुका है, तो वो क्या कर सकता है, वो भी प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता, प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और अदर हाई कोर्ट्स में कर सकता है। ठीक है, तो वापस देखो सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं भी नहीं कर सकता, और ये जो हाई कोर्ट के जज है वो सुप्रीम कोर्ट में और अदर हाई कोर्ट्स में कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं कर सकते। फिर 222, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। प्रेसिडेंट क्या कर सकता, अब देखो ध्यान रखो कि कोर्ट्स में ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। कोर्ट्स में जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ प्रेसिडेंट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, गवर्नर का नहीं। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ट्रांसफर करता है। ठीक है, आपके मन में ये नहीं आ जाए गवर्नर, गवर्नर सिर्फ ओथ दिलाता है, बाकी हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं कॉलेजियम सिस्टम को मेंटेन करके। ट्रांसफर ऑफ a judge from high court to another, the president may after consultation with the CJI transfer of the judge from one high court to another high court।
सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी थी, जो भी सैलरी सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती है, तो इनकी भी सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होती है। यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी थी, यहाँ पे एक्टिंग जज होते हैं, मतलब कोई यदि वेकेंट है तो एक्टिंग जज, एडहॉक जज होते हैं, ज़्यादा काम है, ठीक है? ज़्यादा काम है तो एडहॉक जज, और एक और नीचे नीचे भी थे एडहॉक जज, और यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे भी एक्टिंग जज, यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्टिंग जज, यदि सीजेआईएफ हाई कोर्ट वेकेंट है और अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी है तो एक्टिंग जज, 200 चॉइस। अब एडिशनल, एडिशनल भी मैंने तुम्हें बता दिया था। एडिशनल क्या बता दिया था? कि भाई ज्यादा काम है और उसको लग रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भाई यहाँ पे एडिशनल जज अपॉइंट होने चाहिए, एडिशनल जज अपॉइंट करवा सकता है। तो ये भी सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, रिटायर्ड जज आ सकते हैं। और 129 के साथ में मैंने आपको 215 पढ़ाया था। क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, मतलब सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं इनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, और कंटेम्प्ट के लिए क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। सेम ये लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। क्या होते हैं? हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, और इनके पास में सारी पावर होती है, पावर टू पनिश कंटेम्प्ट फॉर इटसेल्फ, ठीक है। अब आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो होता है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जुरिडिक्शन आपको पता ही है, जुरिडिक्शन किस तरीके के हैं। एक तो अपीलांड जुरिडिक्शन है, लाइक हाई कोर्ट की अपील लगती है, ठीक है। और एक इनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जब स्टेट टू स्टेट लड़ाई होती है तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात होती है। तो देखिए आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Subject to the provision of this constitution, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction। कब डिस्प्यूट हो रहा है? यूनियन मतलब जो भी हो सकता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट एक से ज्यादा स्टेट के बीच में, जो एक पार्टी, ठीक है, और अनदर, मतलब देखो समझो, या तो यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, नहीं, यूनियन गवर्नमेंट प्लस राजस्थान वर्सेस मान लो गुजरात, ठीक है। अब से मतलब कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि यहाँ पे यूनियन वर्सेस स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट के साथ में कोई स्टेट खड़ी है, अदर वर्सेस स्टेट, स्टेट टू स्टेट, तो इन दोनों के, इन लोगों के बीच में यदि कुछ भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। क्या लिखा हुआ है कि नो अदर कोर्ट्स हैज पावर टू ट्राई द डिस्प्यूट्स मेंशन अंडर दिस आर्टिकल, कि कोई भी अदर कोर्ट्स को, इन जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का आर्टिकल है, इस पे किसी अन्य जजेस, इन अन्य कोर्ट्स को एम्पावरमेंट नहीं होती है, केवल सुप्रीम कोर्ट को ही होती है। फिर अब देखो इसके अंदर प्रोविजन, एक बार हैंड रेज कर, तो समझ में आया? स्टेट टू स्टेट, यूनियन वर्सेस स्टेट, यूनियन प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट, तो मतलब एक्सक्लूसिव पावर है इनकी। और देखो किसी अदर कोर्ट को नहीं होती है, लेकिन इन्होंने प्रोविजन लिखा है कि मान लीजिए अदर कोर्ट को कब हो सकती है, मान लीजिए कि कोई ट्रीटी में ऐसा लिखा हो, कोई अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो, किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा लिखा हो कि अदर कोर्ट को हो सकती है, तो हो सकती है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को ही होगी। तो प्रोवाइसो, द jurisdiction of Supreme Court can be excluded by virtue of any treaty, agreement or similar instrument, by treaty, agreement और similar instrument, इसके थ्रू हो सकती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब देखो और क्या क्या हो सकता है, ये अपन ने एक तो पढ़ लिया, जैसे मैंने आपको बोला सेक्शन 131 का क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जैसे प्रीवियस कोई ट्रीटी है, अग्रीमेंट है, तो सेक्शन 131 मतलब जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट। अश्मिता समझ में आ रहा है कि यदि कोई ट्रीटी है, पहले ट्रीटी में लिखा है कि इससे तो कानून का कोर्ट सुनेगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा इस चीज को। तो और क्या क्या हो सकता है, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट होते हैं, हो सकते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन को बार करने के लिए। जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट, तो हम इसको आर्टिकल 260 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली बार करता है वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, हम देख लेंगे वहां कौन सुनता है। फाइनेंस कमीशन, ये सब यूनियन गवर्नमेंट एट्स कोई एक्सपेंसिव, तो सिंपल सा आप तो ये ध्यान रख लो, दो चीजें हमें ज्यादा याद रखनी है कि कौन कौन सा सेक्शन बार कर सकता है इस सेक्शन को 131 को। एक तो प्रीवियस ट्रीटी अग्रीमेंट, प्रीवियस ट्रीटी एग्रीमेंट, और जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं सेक्शन आर्टिकल 260 में, वो बार कर सकते हैं। और क्या क्या लिखा हुआ है, और देखो अंडर आर्टिकल 138 पार्लियामेंट कन्फर कैन कन्फर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द मीडियम ऑफ लेजिस्लेशन। और जैसे अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा, यूनियन वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, यूनियन प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट, इसके अलावा भी यदि पार्लियामेंट को हाई सुप्रीम कोर्ट को किसी तरीके का जुरिडिक्शन देना है तो वो दे सकती है आर्टिकल 138 में, ठीक है।
ठीक है, डन। आर्टिकल 138 में पार्लियामेंट और भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जैसे तुम्हें पता ही है कि रिट ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 आता है, इसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट लग सकती है। और ठीक है, देखो जैसे रिट्स के संबंध में तो 5 चीजें हैं, 5 ही रिट लगती है, प्रोहाइबिशन, सर्शियोररी, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस और को वारंटो, ये रिट लगती है। तो इसके अलावा भी जब हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है इसके अलावा भी लाइक पार्लियामेंट, लाइक 139 में लिखा है कि पार्लियामेंट और अदर चीजों में भी जो मैटर 32 में नहीं लिखे उसके अलावा भी अदर चीजों में भी रिट जारी करने के लिए बोल सकती है। तो 139 में ये चीज लिखी हुई है। फिर ये भी आप इसमें कुछ नहीं है कि अलाउ सर्टेन केसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट डिस्प्यूट्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम अ हाई कोर्ट टू मल्टीपल हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब 139 में सिंपल सी चीजें लिखी, कुछ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात हो सकती है। देखो हमने सिंपल सा कुछ नहीं पढ़ा, हम आर्टिकल 131 में पढ़ रहे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। फिर हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड वर्जन में ये पढ़ा कि पार्लियामेंट कुछ और चीजों में भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट और चीजों में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे सकती है। और फिर हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट की कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो सकती है। फिर हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट रिट ज्यूरिडिक्शन भी किसी अन्य केसेस में दे सकती है जो आर्टिकल 32 में नहीं लिखे हैं उनके अलावा। अब ये तो थे सारे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब आपसे पूछा गया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो आप लिखोगे 131, 138, 139, 139 ए। अब आ जाओ अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है अपील का सारे कोर्ट्स में। ठीक है, इसके अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन को 4 कैटेगरी में पार्ट डिवाइड किया गया। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिग्री, कोई भी फाइनल ऑर्डर, चाहे वो सिविल है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो अदर प्रोसीडिंग है, हाई कोर्ट का मे बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। देखो आर्टिकल 132 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी चीज जो प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, सिविल प्रोसीडिंग है, डिक्री है, फाइनल ऑर्डर है, लेकिन किसकी, हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट सबसे पहले वो सर्टिफाई करता है, मतलब डायरेक्ट नहीं लगती कभी भी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि इट कंटेन्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार हैंड रेज करो, 132 में लिख लो, रट लो इसको। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इन्वॉल्व है, क्योंकि भी आपको नीचे दूसरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो सुन लीजिए, तो आर्टिकल 132 में सुन सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 132 एक बार अश्मिता, डन ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल कि हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है कि सर इसमें ना इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सुन सकता है सारी, कोई भी। ये देखो 132 सबके लिए, किसके लिए, 132 सबके लिए, लाइक सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। ठीक है, और यहाँ पे प्लस सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व। 133 बोलता है सिविल केसेस में अपील, किस चीज के लिए बोलता है 133, सिविल केसेस में अपील स्पेसिफिकली, कि सिविल कोई भी जजमेंट, डिग्री, फाइनल ऑर्डर पास हुई है सिविल प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट में, उसे अपील लग सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट क्या जस्टिफाई, यहाँ पे देखो ऊपर तो क्या कर रहा था सर्टिफाई कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इन्वॉल्व है, और यहाँ क्या सर्टिफाई करेगा, यहाँ पे सर्टिफाई करेगा सर जनरल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इन्वॉल्व। एक बार एड्रेस करो, दोनों का अंतर समझ में आया, दोनों का अंतर समझ में आया। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कॉमन है। देखो 132 इज कॉमन फॉर सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग बोथ। ठीक है, 132 में किसी भी तरीके का ऑर्डर, किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग, किसी भी तरीके की डिग्री जो किसी भी कोर्ट ने पास करी है, एंड हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 133 रिलेट्स ओनली टू सिविल केसेस। इन द सिविल केसेस जब कोई भी डिग्री, कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रोसीडिंग पास की गई है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, एंड हाई कोर्ट सर्टिफाइज that it involves substantial question related to the related to the general importance, like ठीक है, related to the interpretation of the general importance के क्वेश्चन, तो इसमें लग सकती है। तो ये हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि केस में क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या इन्वॉल्व, तो जिम चले जाओ और लेग्स लगा लो, चला ही नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा, जी बुरा है बहुत। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज
पावर टू डिसाइड दैट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन इन्वॉल्व है। कैसा इंपॉर्टेंट, कैसा क्वेश्चन इन्वॉल्व है? जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में, अब फिर देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सो इन द सिविल केस अपीलेंट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस का चीजें इन्वॉल्व है। तो इन परिस्थितियों में क्या हो सकती है? इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में अपील लग सकती है। ठीक है, तो वो दोनों के लिए है, ये सिविल के लिए है और ये क्रिमिनल के लिए 134। तो 134 में क्रिमिनल की थोड़ी सी चीज अलग है। देखो, क्रिमिनल की चीजें थोड़ी सी अलग है। क्या लिखा हुआ है क्रिमिनल में? थोड़ा मैटर थोड़ा डिफरेंट आता है। इसमें क्या है? इसमें लाइक इसमें क्रिमिनल में क्या करता है, लाइक मान लो कि हाई कोर्ट ने कोई अक्विटल का ऑर्डर था, लाइक सेशन जज ने कोई अक्विटल का ऑर्डर दिया था कि भाई इसको छोड़ो। हाई कोर्ट ने उस अक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया और अक्यूज्ड इंसान को सजा सुना दी, डेथ। कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति को छोड़ा गया है, मान लो एक व्यक्ति को छोड़ा गया है और हाई कोर्ट ने उसको उठा के, जो भी जजमेंट है उसको उठा के रिवर्स कर दिया और उसको सजा सुना दी, डेथ। ठीक है, जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे डेथ LI और 10 ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेथ अकेला लिखा हुआ है। तो वापिस सुनो कि ये तो हाई कोर्ट था, ये सेशन कोर्ट था। इस सेशन कोर्ट ने तो अक्विटल का ऑर्डर पास किया था, मतलब व्यक्ति को छोड़ना है। ठीक है, और ये महान जी ने क्या करा? अक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और इसको सजा सुना दी, डेथ। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन, हैज विड्रॉन फॉर ट्रायल फॉर बिफोर इटसेल्फ केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स ऑथोरिटी इन ट्रायल कन्विक्टेड अक्यूज पर्सन। वही सेम, यहाँ पे तो तुमने क्या करा? यहाँ पे अक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, फिर डेथ की सजा सुना दी। यहाँ पे कोई रिवर्स कर दिया, मतलब चीजें पास हो चुकी थी। क्या हो चुका था? जजमेंट पास हो चुका था, उसके बाद में आपने रिवर्स कर दिया। इस सेकंड वाले में कोई ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, डन। अश्मिता खुशबीर यहाँ पे डन हो चुका है, अक्विटल मतलब फाइनल स्टेज है, और यहाँ पे कोई ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद, उससे चीजें विड्रॉ कर ली। देखो, एक तो होता है अपील, अपील में रिवर्स, मतलब आपने जजमेंट पास हो चुका फिर अपील में रिवर्स करी, और यहाँ पे चीजें ऑलरेडी चल रही है और उसको विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद आप क्या कर रहे हो? फिर उसकी विड्रॉ करने के बाद उस अक्यूज पर्सन को आप डेथ की सजा सुना रहे हो। और अगेन वो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोल रहा है कि ये फिट टू बी डिसाइडेड एज क्रिमिनल अपील है। तीनों में हाई कोर्ट ने तीन अलग अलग चीजें बोली है सर्टिफिकेट में। क्या क्या बोला? एक में सर्टिफिकेट में बोला जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे के सर्टिफिकेट में बोला जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। तीसरे में क्या बोला? तीसरे में बोला फिट टू बी डिसाइडेड एज क्रिमिनल अपील। देन एक बार दोनों हैंड रेस करो। दो मतलब सर्टिफिकेशन के बाद ही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सर्टिफिकेट में तीन अलग अलग चीजें लिखी हुई है। 134, ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीनों में ये ज्यूरिडिक्शन की बात करें, कभी आपके सामने ज्यूरिडिक्शन आ जाए तो अपीलिएट ओरिजिनल। 134 में मैम हम इसमें विड्रॉ करने का मतलब यही है कि हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट से केस को अपने पास ले लिया, किसी भी कोर्ट से, सेशन कोर्ट किसी से भी नहीं, कोर्ट से। किसी भी कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट लिखा है ना, सेशन जज नहीं लिखा, सबऑर्डिनेट कोर्ट लिखा है। किसी भी कोर्ट से जज अपने विड्रॉ कर लिया, अपने पास ले लिया, विड्रॉ करके उसको डेथ की सजा सुना दी। ठीक है, और सर्टिफाई भी हो जाता है हाई कोर्ट, ये फिट टू बी डिसाइडेड एज अ क्रिमिनल, एज अ फिट टू बी डिसाइडेड एज अ क्रिमिनल अपील इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सर्टिफिकेट फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, कि वही सेम सर्टिफिकेट लगता है ना कि 132 में पढ़ के आए। 134, ये भी 134 में सर्टिफाई करता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ये 134 में सर्टिफाई करता है जनरल इंपॉर्टेंस, और यही 134 में सर्टिफाई करता है फिट टू बी डिसाइडेड, तो वो सेम चीज है, तो इसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। स्पेशल लीव पेटिशन, स्पेशल लीव टू अपील, लाइक मतलब देखो कि सबके रास्ते खत्म हो चुके हैं, सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, तो SLP लगा दो। जैसे हम रेंट कंट्रोल में पढ़ रहे थे, तुम लोगों में मैंने दोनों ने ही पढ़ा रेंट कंट्रोल, तो रेंट कंट्रोल जैसे मान लो कि अपील है, मतलब ना ही अपील लग सकती है ना ही रिवीजन लग सकता है, तो कुछ भी मान लो, कुछ भी मैंने क्या कहा, SLP किसी भी चीज की लग सकती है, किसी भी चीज की, चाहे वो सेशन जज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सिविल जज हो, कुछ भी। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर, तो सुप्रीम कोर्ट में इन डिस्क्रिशन, ना तो सुप्रीम कोर्ट की अपील, सुप्रीम कोर्ट में ना तो अपील लगी है ना कुछ भी लगी, तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इट्स इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट SLP
from any judgment, from any decree, from any determination, from any sentence, from any order, in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. एक बार हैंड रेज करो, ट्रिब्यूनल सुनो, ट्रिब्यूनल किसी भी तरह, लाइक तुमसे बोला कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की सुन सकती है, बहुत सुन सकती है। इनने इसने अकेला कोर्ट नहीं बोला, इसने अकेला हाई कोर्ट नहीं बोला, किसी भी कोर्ट में मान लो होता है ना, अभी जैसे वेस्ट बंगाल में वो चल रहा था ना वो केस जो आरजी कर मेडिकल, तो इन्होंने क्या लिया था, सेल्फ रेफरेंस लिया था। तो मतलब कुछ भी ऐसे इन्होंने कहा, ऐसे स्पेशल लीव पिटीशन कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिग्री, कोई भी अदर चीजें पास हुई है प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो क्या कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में एसएलपी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। और अब देखो एसएलपी आपका कोई अधिकार नहीं है, सब ध्यान से सुनना। एसएलपी मान लीजिए मैंने एसएलपी लगाई तो सुप्रीम कोर्ट मे रिजेक्ट, मे एक्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट मे रिजेक्ट, मे एक्सेप्ट। ठीक है, मे एक्सेप्ट मे रिजेक्ट कुछ भी कर सकते हो। देखो वापस पढ़ लो, द सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछा कि व्हाट इज एसएलपी, तो एसएलपी की जो वो दी गई है वो 136 में दी गई है, irrespective ऑफ अपील मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी आर्टिकल, द सुप्रीम कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन गिव स्पेशल लीव पेटिशंस। ठीक है, स्पेशल लीव पेटिशन का अधिकार दे सकती है किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए। द सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द एसएलपी, इट्स नॉट अ राइट, it is only request to the court कि सर सुन लीजिए, if the court accepts SLP the case will be heard as a regular appeal, SLP can be filed in civil, criminal, tax, any matter, किसी भी तरीके में फाइल हो सकती है। सेक्शन नंबर 130 मैम, आर्टिकल नंबर मैम ये ऐसे स्पेशल लीव क्यों देगा? अरे मान लीजिए किसी के अधिकार बहुत भयंकरी तरीके से हिला दिए तुमने, ट्रिब्यूनल्स किसी भी तरीके से, मतलब कुछ भी, जैसे मान लो अपील का तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, सिविल जज के पास, जैसे मान लो एक सिविल जज है, ठीक है, एक सिविल जज इतना भयंकर केस सुना रहा है, अब सिविल जज के पास जाएगा, सिविल जज के बाद में डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद में हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, तो इतना लंबा रास्ता चीज नहीं हो जाएगी क्या? तो मतलब इतना बुरा हो चुका है, इतनी बुरी चीजें हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको देना पड़ गया। मतलब इतना गलत कर दिया इस कोर्ट ने, इस इतना गलत कर दिया इस ट्रिब्यूनल ने, तो पारुल डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि सर मुझे एसएलपी प्रोवाइड करो, ये सुनो आप ये मैटर। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि डिग्री में नहीं लिखा है, यहाँ पे सब तरीके की चीजें लिखी है, डिक्री, सेंटेंस, ऑर्डर, कॉज मैटर, मतलब छोटी सी छोटी चीज भी लिखी है, जब ये मतलब उसको लगता है कि भाई चीजें गलत हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो एसएलपी लगा सकता है, वो एसएलपी को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। अब देखो रिव्यू जुरिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो देखो रिव्यू जुरिक्शन ऑफ कोर्स सुप्रीम, अब देखो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो तुम कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो तुम कहाँ जा सकते, मर्डर वर्डर के केस में, डेथ वेथ के केस में तो उधर पहुंच जाते हो आप प्रेसिडेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 137 में कौन सी पावर दी गई, 137 में रिव्यू। तो देखो अपन स्टार्ट कर रहे थे 124 में अपना बहुत अच्छा है, फिर 129 है, ये मैं मानती हूँ तुम्हें याद होगा, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, याद होगा। फिर 131 है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 131 में ओरिजिनल जुरिक्शन है, 132 से 134 ए में अपीलांट जुरिक्शन चल रहा है। ठीक है, फिर 136 में एसएलपी है, 137 में रिव्यू जुरिक्शन है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर रूल 145। तो सिंपल कुछ भी नहीं है। अशोक खुर्रा, रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा वर्सेस रूपा अशोक खुर्रा का एक केस था। अब यही चीज थी, इसे बोलते क्यूरेटिव पेटिशन, शायद यही बोलते, एक बार चेक कर लेंगे चलो। ठीक है, रिव्यू, रिव्यू मतलब खुद ही के 137 में क्या लिखा है, खुद ही के जजमेंट को रिव्यू करने की पावर दी गई है। तो क्या लिखा हुआ है, इन अ रिव्यू पेटिशन आर्टिकल 137 ओरल हियरिंग का काम करनी है, अपन को इतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता। अब आओ एडवाइजरी जुरिक्शन। एडवाइजरी देखो तीन तरीके के जुरिक्शन हो गए, ओरिजिनल, अपीलेंट और एडवाइजरी जुरिक्शन। एडवाइजरी जुरिक्शन, तो क्या बोला मैंने, एडवाइजरी, प्रेसिडेंट किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस दे सकता है। ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी मैटर में कि भाई यार ये जनरल इंपॉर्टेंस, शायद मैं मुझे याद है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कुछ मैटर है, उसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है, तो इसे बोलते हैं एडवाइस जुरिक्शन। वही इन रे नॉइज पॉल्यूशन,
इन रे केरला बिल आप सभी ने सुने होंगे थोड़े थोड़े चीजें, इन रे जहां पे भी इन रे लग जाता है मतलब इन रेफरेंस तो देखिए, President can take the advice of Supreme Court in respect of any matter of fact or law arises or likely to arise related to public importance. Public importance से संबंधित क्या कर सकता है? मैटर ऑफ फैक्ट में या किसी भी तरीके में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के क्या ले सकता है? एडवाइस ले सकता है। Here सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। वो मुंह बंद करके बैठ सकता है सुप्रीम कोर्ट। दोनों एक दूसरे से बाउंड नहीं। सुनो, सुप्रीम कोर्ट मुंह बंद करके बैठ सकता है, मैं नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी तो प्रेसिडेंट भी मुंह बंद करके देख सकता है कि ठीक है, मैंने जैसे मान लो किसी से एडवाइस मांगी, सुन लो, मेरी मर्जी है कि मैं उसको अप्लाई करूँ नहीं करूँ। तो यही लिखा हुआ है कि any matter of fact supreme court is not bound to give advice. Supreme court is not bound to give advice. Any former constitutional treaty, agreement, any other equivalent subject which are nominated under Article 131, here Supreme Court हुआ है। अभी पढ़ के आए अपन, अभी पढ़ के आए ना, जैसे अंडर आर्टिकल 131 में क्या पढ़ के आए कि कोई भी ट्रिटी, कोई भी अग्रीमेंट, ठीक है, कुछ भी हुआ हो 131 के मतलब ओरिजिनल के कहने को, जनरल रूल इज दैट ओरिजिनल ड्यूरेशन किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का है। और फिर मैंने लिखा कि ट्रिटी वगैरह होती है, ट्रिटी एग्रीमेंट है तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडर हाउएवर अंडर आर्टिकल 143 देखो, इवन दो ट्रिटी है, even though agreement है, even though instrument है, the president may refer a dispute in respect of any of the subject mentioned in the proviso to the Supreme Court for the opinion and Supreme Court can exercise the advice. Even though मान लो किसी अन्य के बारे में अन्य का जुरिडिक्शन लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि जो अन्य के बारे में भी लिखा है ना, तो भी तू एडवाइस दो, तो भी तुम एडवाइस दो। तो यहाँ पे बाउंड है। डन, एक बार हैंड रेस करो। यहाँ अब प्रेसिडेंट देखो, जनरल रूल है कि प्रेसिडेंट ये कुछ पूछा है तो वो बाउंड नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल 131 में जो ट्रीटी एग्रीमेंट इन सब चीजों के बारे में लिखा है तो उसके लिए बाउंड है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कैसा है? बाउंड है सुप्रीम कोर्ट। आ जाओ। ठीक है, इन सब circumstances सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, इट सीक्स एडवाइस बट द एडवाइस गिवन बाय द कोर्ट इज नॉट बाउंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। मैंने आपको बता दी दोनों एक दूसरे से बाउंड नहीं होते, एक्सेप्ट 131 के 131 में जो ट्रिटी है एक दूसरे से बाउंड नहीं होते। और बिल्कुल ध्यान रखो, ये प्री का क्वेश्चन, आरजेएस प्री का, कितनी 143 में कितने मिनिमम जज चाहिए जजमेंट सुनाने के लिए? 5 जज चाहिए। यहाँ लिखा हुआ नहीं, आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है ये। आर्टिकल 145 का लास्ट क्लॉज देखोगे ना तो वहां लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 लोग होने जरूरी। ठीक है, किससे रिलेटेड? 143 में यदि प्रेसिडेंट ने कोई भी आपसे रेफरेंस मांगा उसमें कितने जरूरी है? 5 जरूरी। रट लो, एक बार हैंड रेस कर दो, 5 जज सुनेंगे, 5 जज सुनेंगे। यहाँ पे अपन को दिखता नहीं है, आर्टिकल 145 अपन पढ़ते नहीं है ना, तो ये 147 या 145 में नीचे लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी लाइक कोई भी ये होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इन रे से रिलेटेड, तो कितने जज चाहिए? 5 जज चाहिए। कौन कौन से आए? रे बेरुबरी, सबसे ये सब चीजें अपन पढ़ रही। बेरुबरी का केस आया है, इन रे केशव सिंह का केस आया है, लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पावर क्या चीज है उसके बारे में, इन रे स्पेशल कोर्ट बिल आया है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट से संबंधित, सेटिंग अप से संबंधित चीजों के बारे में, और वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट आया है। तो बहुत सारे इन रे केरला बिल भी आया है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इन रे केरला बिल। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे मान लेते हैं हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, पीआईएल के जनक भगवती, पीएन भगवती जी को माना जाता है भारत देश में, ऐसा कुछ बात है। लेकिन क्या हुआ, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार क्या था? लाइक ऐसे 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 इन्होंने मतलब ऐसी चीजें देखी कि इतने सारे प्रिजनर ऐसे हैं कि यदि इनका ट्रायल हो जाता तो अभी तक तो ये बाहर निकल जा रहे होते। मतलब एक ऐसा प्रिजनर है जो जिस जिस ऑफेंस की सजा काट रहा है वो उसकी ऑफेंस की पनिशमेंट ही 7 साल है। कितने साल है? 7 साल, और 10 साल से सजा काट रहा है क्योंकि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। एक बार हैंडल्स करो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो 10 साल से सजा काट रहा है। लेकिन मान लो कि यदि इसको सजा सुना दी जाती अब तक तो ये बाहर निकल जाता। क्या निकल जाता? अश्मिता डन, अब तक तो ये बाहर निकल जाता। भाई एक इंसान सजा काट रहा है जिसकी सजा की पनिशमेंट ही 3 साल है, और वो 3 साल पनिशमेंट है, और वो जब तक केस चल रहा है उस केस को चलते चलते 15 साल हो गए, तो भाई क्या सीन है? तो हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पीआईएल की केस लगी थी। बहुत सारे पीआईएल की केस लाइक कितने सारे चलते रहते, लाइक जूही चावला ने लगाई थी 5G स्पेक्ट्रम,
5G के संबंध में कि भाई पक्षियों को कितना नुकसान हो रहा है। पीआईएल लगती रहती है, अपन को पता ही, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पेड़ कट रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, समय रहना, ठीक है। तो पीआईएल इनसे संबंधित कि भाई पीआईएल, तो अपन देखते हैं कि पीआईएल मतलब पीआईएल एक पब्लिक चीजों के लिए लगती है। तो पीआईएल इज अ टूल फॉर द कॉमन पीपल टू अप्रोच कोर्ट्स फॉर द कॉमन पीपल। पीआईएल एक टूल है for the common people to approach courts to protect public interest and ensure justice for all. PIL means filing a court for the benefit of people or large group, not a personal gain. PIL में कोई personal gain नहीं है, अपन क्या benefit of the people और for the benefit of the public people in large group. ठीक है। It is used to protect public interests like environment, human rights, corruption issues, etc. Anyone, even a social worker or NGO, can file a PIL even if they are not directly affected. ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। ठीक है, और अपन किसी भी तरीके से आर्टिकल 32 पीआईएल में लाइक रिट्स वगैरह में लगा पहुंच जाते हैं अपन। हुसैन अरा खातून का केस था, पीआईएल लगी थी। राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट, फॉर थाउजेंड ऑफ ट्रायल प्रिजनर वर रिलीज्ड। 40,000 के समथिंग पीआईएल के बाद, मतलब न्यूज़पेपर में आया था, और न्यूज़पेपर में देखते देखते बस पता चला कि भाई 40,000 से ज्यादा प्रिजनर ऐसे हैं जो इतनी सजा काट रहे हैं, जो सजा काटने के लायक थे ही नहीं। तो 40,000 प्रिजनर समथिंग को क्या कर दिया गया था, रिलीज कर दिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अपन को सबको पता है। आके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, गंगा रिवर, पॉल्यूटिंग गंगा रिवर, उसके लिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से संबंधित गाइडलाइन दी। सीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डायरेक्शन दिए महिलाओं और बच्चों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिमम वेजेस, भाई मिनिमम वेजेस अधिकार है, तो इससे संबंधित हमने क्या पढ़ ली, इसके संबंधित पीआईएल। तो पीआईएल क्या है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक एट लार्ज के लिए क्या लगती है, एप्लीकेशन लगती है। क्या लगती है, एप्लीकेशन लगती है। कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, नॉर्मल व्यक्ति, सोशल, एनजीओ, और किस किस में लगी है वो अपन डाल देंगे। अब आ जाओ सेक्शन 140, ancillary power of the Supreme Court. Parliament may supplement the power of the Supreme Court. Purpose to help Supreme Court effectively the function assigned to the Constitution. 140 ancillary power है। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम पे इनको पावर दे सकती है ताकि वो अपना काम स्मूथ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपन को इसको काम दिया स्मूथ कर सके। नॉट सो इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 141 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जैसे 136 is one of the most important, 137 is one of the most important. Like this article is also very important. like क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप सभी को पता है दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है रेशो डिसेंडी और एक होती है ओबिटर डिक्ट। एक बार हैंड रेस करो, पता है क्या 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 होते हैं ये। मैं मानती हूँ क्लास यदि स्टार्टिंग से ली हो पता होगा, स्टार्टिंग से इसकी क्लास नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, यदि आप तो मेरे दोनों पुराने स्टूडेंट्स हो, जानते हो रेशो डिसेंडी और ओबिटर डिक्ट का। देखो समझो, मैं मानती हूँ जानते भी होंगे। देखिए, रेशो डिसेंडी फाइनल जजमेंट, ओबिटर डिक्टा स्टेजेस टू रीच जजमेंट। ठीक है, तो अब कौन रेशो डिसेंडी आपकी सारे कोर्ट्स पे बाध्य होगी, सुप्रीम कोर्ट की रेशो डिसेंडी सारे कोर्ट पे बाध्य होगी। लेकिन मान लो कि 12,000 पेज का जजमेंट दिया है और 12,000 पेज के जजमेंट के बाद डिग्री पास हुई है, तो डिग्री जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री कुड बी रेशो डिसेंडी। डिग्री डिग्री समराइज्ड वे में होती है ना, तो डिग्री कुड बी रेशो डिसेंडी, और जो जजमेंट्स हैं वो 50-100 पेज का जजमेंट है, वो इट कुड बी ओबिटर डिक्टा फॉर एग्जांपल। तो मानो कि आप ये मानो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो किस पे, सुप्रीम कोर्ट का जज सारे सारे भारत देश के कोर्ट पे लगना है, तो क्या चीज लगेगी, रेशो डिसेंडी लगेगी या डिक्टा लगेगी। तो रेशो डिसेंडी, क्या लगेगी, रेशो डिसेंडी। एक बार हैंड रेस करो दोनों, रेशियो डिसेंडी ओबिटर डिक्टा। इतना जजमेंट में तो कुछ भी, जजमेंट में तो फैक्ट से रिलेटेड चीजें लिखी होगी ना, जो केस है उससे रिलेटेड चीजें लिखी होगी। लेकिन रेशियो डिसेंडी मतलब फाइनल जजमेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो एज अ रेशियो डिसेंडी सारे कोर्ट्स पर बाउंड रहता है, सारे कोर्ट्स पर बाइंड रहता है। देखो, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द इंडिया। ठीक है, ओनली रेशियो डिसेंडी इज बाइंडिंग, नॉट ओबिटर डिक्टा। ये तो रट लो, ये केवल रेशो डिसेंडी बाइंडिंग होती है, ना कि ओबिटर डिक्टा। फिर रेशो डिसेंडी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेड डाउन इन जजमेंट। ठीक है, फाइनल, फाइनल बिल्कुल फाइनल, प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो भी फाइनल है डिग्री से रिलेटेड, जजमेंट का भी लास्ट पेज मान लो। लेकिन ओबिटर डिक्टा क्या होता है, कैजुअल रिमार्क्स नॉट बाइंडिंग। ठीक है, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिवर्स कर देता है ना कभी कभी, खुशप्रीत अश्मिता। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को, तो क्या रेशो डिसेंडी सुप्रीम कोर्ट पे खुद पे अप्लाई है क्या, नहीं अप्लाई हो सकती ना। समझ में आया क्या।
भाई नीचे वाले कोर्ट पे तो अप्लाई हो सकती है रेशो डिसेंडिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट खुद रिवर्स मार देता है। तो इन्होंने कहा बंगाल इम्यूनिटी को लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट आर्टिकल 141 बाइंडिंग डज नॉट इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, की सुप्रीम कोर्ट पर अप्लाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट टू फ्री कंसीडर, मतलब ठीक है, ये कुछ नहीं। हाई कोर्ट रूलिंग, ठीक है, 2 मिनट में पढ़ते हैं, लास्ट में है ना। तो हाई कोर्ट के भी सारे सारे कोर्ट्स पर बाध्य रहते हैं, स्मॉलर बेंचेस पे बाध्य रहते हैं, ये कुछ काम करेंगे। अब 142 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे 141 है, ठीक है, 141 है, वैसे ही 142 कैसा है, वन ऑफ द, इसे बोलते हैं शायद क्यूरेटिव पिटिशन, 137 को नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट जस्टिस, याद रखो, रट लो इस सेंटेंस को। कंप्लीट जस्टिस को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है, किसी भी तरीके का ऑर्डर, ठीक है। इक्विटी ओवर लॉ, लॉ से ज्यादा समता है, ठीक है, कानून से बड़ी समता है, इक्विटी ओवर लॉ, ठीक है, इसलिए मैंने बोला 142 रट लो, रट लो। कभी आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे सकता है कंप्लीट जस्टिस के लिए, आर्टिकल 142, ठीक है। तो इसे क्यूरेटिव पेटिशन, रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा में, ठीक है। तो डिसमिसल ऑफ रिव्यू पेटिशन टू ग्रॉस, मतलब रिव्यू पेटिशन की इसने क्या लगाई थी, दोबारा एप्लीकेशन लगा दी थी कि भाई उनको ऐसा लग रहा था जस्टिस तो बहुत मिसकैरी कर रहा है। 144 ये कुछ काम का नहीं है। 145 सुप्रीम कोर्ट रूल वगैरह बनाती है, ठीक है। अब आओ सब्जेक्ट, ये कुछ काम का नहीं। 138 अंडर आर्टिकल, दिस आर्टिकल पार्लियामेंट में बाय लॉ एनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट, ये हम 138 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े ना, ऊपर पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट के कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के काम को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। 139 में रिट्स के अलावा भी, मतलब और किसी जो 132 के 2 में लिखी है उसके अलावा भी रिट्स जारी करने के लिए बोल सकती है, ठीक है। इसके अलावा 139 भी हम पढ़ चुके, 139 बस ऊपर ऊपर से, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना। 139 में केस को ट्रांसफर करने की पावर है, यहाँ से लेकर वहां पे, ठीक है, केस को करने की पावर है। खुद के सामने केस पेंडिंग चल रहा है तो अदर किसी अदर सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगी, और ओन मोशन पे, मतलब कहीं पे भी भेज देगी, ये कुछ काम करी। बस आपको ये 139 ये ट्रांसफर, इससे ज्यादा तो पढ़ना नहीं होता, लेकिन 139 ये ट्रांसफर की पावर है, बस इतना याद कर लो। अब आ जाओ 146, कुछ काम का नहीं है, एक बार बस ये आर्टिकल याद कर लेना। 147 में इंटरप्रिटेशन नाम से एक आर्टिकल दे रखा है, बस कुछ काम की नहीं बाकी। अब इधर आओ, देखो, extension of jurisdiction of high courts to union territories, parliament may extend the jurisdiction of high court UTs to or exclude the jurisdiction from a high court from a UT। आप अपन को पता है, जैसे मान लो कि कलकत्ता, मुझे याद नहीं आ रहा कलकत्ता में किस हाई, कलकत्ता हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार द्वीप है ना शायद, सीपीसी में लिखा है, कहाँ लिखा है, दशमिता तुम्हें याद हो तो, कि कलकत्ता जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप का हाई कोर्ट है, ऐसा लिखा हुआ है कि सीपीसी में, गलत बोल यस। रही हूँ, ठीक है। तो ये कौन है, ये यूटी है। तो क्या बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन यूटीज पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है आर्टिकल 230 के तहत, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं है। ये 226 227 ये रिवीजन की पावर है हाई कोर्ट की, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको साइड वाले में कुछ भी ऐसे नहीं बोला कि ये आर्टिकल याद करो, लेकिन मैंने आपको 215 बोला, बोला ना 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। अब मैं बोलूँ 226 227, ये क्या है, रिवीजन की पावर रहती है। 226 रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट अंडर इट्स जुरिडिक्शन हैज, आर्टिकल 226 सबको पता है, वाइड पावर है, 32 226, ठीक है। और ये क्या है, बड़ा पावर होती है हाई कोर्ट की, क्योंकि ये केवल फंडामेंटल राइट के ब्रीच से रिलेटेड ही रिट्स जारी कर सकता है, और ये किसी भी तरीके की, चाहे फंडामेंटल राइट हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, ब्रीच हो, उसके एनफोर्समेंट के लिए रिट्स जारी कर सकता है। तो रिट जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट अंडर इट्स जुरिडिक्शन हैज पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और एनी अदर पर्पस। तो एनी अदर पर्पस ने इसके जुरिडिक्शन को, इसके जो एरिया है इसको बढ़ा दिया। द वर्ड्स हियर एनी अदर पर्पस गिव्स वाइडर पावर टू हाई कोर्ट इन रिट्स इन ऑल केसेस, ठीक है। अब आओ 227, 227 देखो, सुप्रिटेंडेंट पावर, अच्छी बस ऊपर से याद कर लो। 227 रिविजनली पावर है कि इसकी सुप्रिटेंडेंस की पावर रहती है हाई कोर्ट की सारे कोर्ट्स में, सारे कोर्ट्स में क्या रहती है, सारे जो भी इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं इनको इनको सुप्रिटेंडेंट कर सकता है, क्या कर सकता है, इन सुप्रिटेंडेंस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ही कर सकता है।
ठीक है, ट्रांसफर जैसे 139A में ट्रांसफर है, यहाँ पे ट्रांसफर कुछ केस को हाई कोर्ट में करने का है, 229 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब अपना क्या बच रहा है, अब अपना पंचायत पंचायत, ये छोटी छोटी चीजें बच रही है, तो अपन जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार हैंड रेस करो, समझ में तो आ रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वही पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आता रहेगा। तो थोड़ी छोटी छोटी मैम चीजें ये आपको कंफ्यूज ज्यादा करती इजी लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें बस ये कंफ्यूज करती है, ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। मोस्टली बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, इतना ज्यादा डीप में नहीं, बस ये पता होना चाहिए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट, मतलब प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करेगा, पार्लियामेंट कैसे काम देगी, छोटी छोटी चीजें, बाकी अपन को दिमाग में नहीं लगाना है। ठीक है।